नमस्कार दोस्तों। सेल्फ स्टडी आप लोगों को अपनी तरफ से बायोलॉजी का स्पेशल क्लास लेके आया है। आज हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला चैप्टर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, अर्थात मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, मानव उत्सर्जन किस प्रकार से करता है और उत्सर्जन किस किस तरह से हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में सहायता करता है। उत्सर्जन के अंतर्गत हम विभिन्न चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे किडनी को। ठीक है, तो किडनी के बारे में हम विस्तृत जानकारी आज लेंगे। उसके बाद किडनी का नेक्स्ट वीडियो फिर आगे आपको डाल दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। रेलवे स्पेशल, दरोगा स्पेशल, यूपीएसआई स्पेशल और एसएससी स्पेशल सभी एग्ज़ाम में आपको सहायता करेगा, अर्थात वन डे जितना भी एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो विभिन्न पदार्थों का, अर्थात हम भोजन के रूप में जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे शरीर में जाती है। जाने के पश्चात वो टूटता है, टूटने के पश्चात उससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बनता है। उसके बाद उससे अवशिष्ट पदार्थ बनती है, अर्थात उसी अवशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से निकालने के लिए विभिन्न अंग पाए जाते हैं। उसी में से अवशोषित पदार्थ में से हमारे शरीर में कुछ पदार्थ की उपयोगी होती है, जैसे हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एमिनो एसिड इत्यादि जैसी वस्तुएं रहती है, जिसका अवशोषण करने के पश्चात हमारे रक्त में हमारा रक्त मिलाता है। फिर रक्त में मिलने के पश्चात हमारे शरीर की कोशिकाओं को रक्त पहुंचा देती है। पहुंचाने के बाद हमारी कोशिकाएं हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और हमारा शरीर प्रॉपर काम करता है। तो हम बात करते हैं उत्सर्जन क्या होता है। पहला, उत्सर्जन शरीर द्वारा अवांछनीय पदार्थों का निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। किसका निकालना? अवांछनीय पदार्थ का निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब शरीर में जितनी भी अवांछनीय पदार्थ बनेगी उसको निकाल देना है। अगर हमारा ये शरीर है, इस शरीर में जितनी भी अवांछनीय पदार्थ बना है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। पहला तो ये बोल सकते हैं। दूसरा बात, उत्सर्जन में हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन युक्त, क्या? नाइट्रोजन नाइट्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ होती है, जैसे हमारे शरीर में यूरिया बनता है, हाइपोक्लोराइड बनता है, बाइक्लोराइड बनता है, यह सभी चीज़ों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो पहला, शरीर से अवांछनीय पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में उत्सर्जन क्या है या उत्सर्जन को परिभाषित कौन करता है? तो वहाँ अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, अवांछनीय पदार्थ का बाहर निकलना या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, शरीर में उत्सर्जन होने के लिए हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया होती है। क्या होती है? उपापचयी क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है? दो प्रोसेस होता है, एक होता उपचयन, एक होता अपचयन। देखिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या कहेंगे? मतलब हम क्या कहते हैं कि शरीर में भोजन लेते हैं तो भोजन का टूटना, अर्थात बड़े बड़े पदार्थ हम लेते हैं तो उसका छोटे पदार्थ में टूटना, फिर छोटे पदार्थ से शरीर में बड़े पदार्थ का बनना, यही उपचयन का प्रोसेस होता है। सीधा सीधा हम समझ सकते हैं, शरीर में जो भी प्रोसेसिंग होता है एनर्जी बनाने में, उसी को हम कहते हैं उपचयी क्रिया या उपचयी प्रोसेस। ठीक है, और उपचयी क्रिया जो होता है दो प्रोसेस में गुजरता है, एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। देखिए, उपचयन में क्या होता है, इसमें साधारण अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करता है। मतलब कि अगर हम मान लें कि ये छोटा छोटा अणु है, ये छोटा छोटा अणु है, ये छोटा छोटा है, ये सारा एक दूसरे से मिलेगा और एक दूसरे से मिलने के बाद ये एक बड़ा अणु का निर्माण करेगा, यही कहलाएगा क्या? उपचयन। इसमें साधारण अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करता है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्लाइकोजेन। क्या होता है? ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेन हो जाता है। दूसरा हम ले सकते हैं हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है उपचयन में कि छोटे छोटे अणु जुटकर क्या बन रहा है, बड़ा अणु, ग्लाइकोजन का बनना, हीमोग्लोबिन का बनना, ये सब किसका उदाहरण है, तो उपचयन का उदाहरण है। उपचयन में क्या होगा आप बताइए हमको। यहाँ पे छोटे अणु को जोड़ने के लिए, यहाँ क्या किए हैं, छोटे अणु को जोड़ रहे हैं, तो छोटे अणु को जोड़ने के लिए हमको बाहर से एनर्जी की जरूरत होगा, अर्थात उपचयन की क्रिया में हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, मतलब हम ऊर्जा देते हैं तब ये छोटे छोटे अणु जुड़ जाता है, और जुड़ने के पश्चात ये बड़े अणु का निर्माण करता है, जैसे हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। इसको कहते हैं हम उपचयन। अब बताइए यहाँ से जब जुड़ने के पश्चात ये क्या होगा, बनने के पश्चात यहाँ से फिर क्या होगा, उत्सर्जित पश्चात क्या होगा, उत्सर्जित पदार्थ बनाएगा, अर्थात अवांछनीय पदार्थ बनाएगा। यही जो अवांछनीय पदार्थ बनता है यहाँ पे, जैसे मान लिया नाइट्रोजन बना, यूरिया बना, ये शरीर से क्या होगा, बाहर निकलेगा, इसी को तो उत्सर्जन कहते हैं हम, ठीक। दूसरा क्या है, उपचयन। अब देखिए उपचयन क्या होता है, इसमें क्या हो रहा था, उसमें छोटा अणु जुड़ रहा था, इसमें एक बड़ा अणु है, ठीक है। ये बड़ा अणु टूटकर साधारण अणु बनते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टूट जाएगा, फिर छोटा छोटा अणु में टूट जाएगा, और छोटा छोटा अणु में जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का ब्लास्ट होगा, अर्थात यहाँ से ऊर्जा निकलेगा। यहाँ से ऊर्जा क्या होता है, बाहर निकलता है, अर्थात बाहर निकलता है। और यहाँ उपचयन में हम बताए थे ऊर्जा की क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होता है, ऊर्जा को हम क्या कर रहे थे, बाहर से दे रहे थे, और यहाँ ऊर्जा क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से दो चीज़ हम देख सकते हैं कि उपचयन में छोटा अणु टूटकर अति छोटा अणु जुड़कर बड़ा अणु बन रहा था, और यहाँ एक बड़ी अणु टूटकर क्या हो रहा है, छोटे छोटे अणु में बदल जा रहा है, उसको हम कहेंगे अपचयन। जहाँ पे छोटे अणु जुड़ जुड़ के बड़ा अणु बनाता है उसको कहेंगे हम उपचयन। अब यहाँ पे ऊर्जा हमको देना पड़ता था, यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम दोनों में अंतर समझ गए। यहाँ पे हम बोल रहे थे कि ग्लाइकोजन बन रहा था, हीमोग्लोबिन बन रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। ये ग्लूकोज किस में टूट जाता है, तो पायरोबीट में टूट जाता है। किस में टूटता है, पायरोबीट में टूटता है। तो देख रहे हैं ग्लूकोज बड़ा होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला हम जानते हैं C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। इतनी बड़ी अणु टूट कर क्या होता है, छोटे छोटे अणु में टूटता है, पायरोबीट में टूट जाता है। उसके बाद अगला इसमें देख सकते हैं क्या होता है, अगला एग्जाम्पल, प्रोटीन से एमिनो अम्ल। जो भी प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से यहाँ पर बनता है एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड बन जाता है। हमारे शरीर में एमिनो एसिड की भी जरूरत पड़ता है। तो उपचयन में हम देख रहे थे कि बड़ा अणु टूट रहा था, जैसे ग्लूकोज टूट रहा था, ग्लूकोज टूटकर पायरोबीट बन रहा था, और प्रोटीन टूट कर क्या बन रहा था, एमिनो एसिड बन रहा था। तो ध्यान यहाँ रखना है दो बात का, बस यहाँ पे छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनाता है, यहाँ बड़ा टूटकर छोटा छोटा बनाता है। यहाँ पे छोटा छोटा को मिलने से ऊर्जा ज़्यादा लगता था, यहाँ पे बड़ा टूटने से ऊर्जा ज़्यादा निकलता है। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। यही दोनों प्रक्रिया सम्मिलित रूप से चलती है, उसी को उपापचयी क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब दोनों प्रक्रिया से यहाँ निकलता है वेस्ट पदार्थ। क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, और यही अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, इसी को तो उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान रहेगा। तो उत्सर्जन का ये हो गया। अब देखिए हमारे शरीर में से वेस्ट पदार्थ क्या निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ क्या निकलता है, अवांछनीय पदार्थ क्या निकलता है, मतलब उत्सर्जन के रूप में उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या निकलेगा। देखिए यहाँ से निकल जाएगा नाइट्रोजन युक्त या नत्रजनित, जैसे यूरिया निकल जाएगा। उसके बाद यूरिक एसिड निकल जाएगा। उसके बाद अमोनिया निकल जाएगा, अमोनिया निकलता है। ये सब चीज़ क्या होता है, हमारे शरीर से उत्सर्जन के पदार्थ निकलता है। अधिक मात्रा में जो हमारे शरीर से निकलता है, जैसे हम बोलें कि हमारे शरीर से अधिक मात्रा में क्या क्या निकलता है, तो अधिक मात्रा में हमारे शरीर से वाटर निकलता है, ठीक है। उसके बाद खनिज, मिनरल्स जिसको कहते हैं, खनिज निकलता है। CO2 भी अवशिष्ट पदार्थ में आ जाता है। तो ये सब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में निकलता है। ध्यान रखिएगा, वाटर सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है, उसके बाद मिनरल्स निकलता है, CO2 निकलता है।
तो अब ये हो गया उत्सर्जन का एक तरह से मोटा मोटी सिंपल सा हम याद रख सकते हैं। फिर से एक बार हम बोल सकते हैं, उत्सर्जन मतलब कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का निकलना या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निकलना। उत्सर्जन को दो भाग में बांटा जाता है, उपचय अति। उत्सर्जन के प्रक्रिया को हम दो तरह से समझने की कोशिश करें। उपापचय क्रिया, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, एक उपचयन एक अपचयन। उपचयन में छोटा छोटा अणु मिलकर बड़ा अणु, इसमें बड़ा अणु मिलकर छोटा अणु में टूटता था। इसमें एनर्जी की अधिक आवश्यकता पड़ता था, मतलब कि ऊपर डालना पड़ता था, इसमें एनर्जी क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। तो ये चीज हो गया। अब देखिए उत्सर्जन का प्रकार क्या होता है। तो उत्सर्जन का प्रकार क्या होता है, यहाँ देखिए उत्सर्जन तीन प्रकार का होता है, अमोनियाकृत, यूरेकोटेलिक और यूरियोटेलिक। अमोनियाकृत क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, यहाँ पे अमोनिया नाम है तो यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया निकलेगा। क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। और अमोनिया यहाँ पर निकलता है जैसे NH3 निकलता है, इसी को अमोनिया कहते हैं। ये सब किससे निकलता है, जैसे अमोनियाकृत उत्सर्जन किस में होता है, बोनी फिश, मतलब जिसमें हड्डी वाली मछली होती है उसको कहते हैं बोनी फिश। मतलब जैसे रेहू, कतला, रेहू, मांगूर बोल सकते हैं, मांगूर मछली काला कलर का होता है। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या क्या इसका उदाहरण होगा, रेहू हो जाएगा, मांगूर मछली हो जाएगा, ये बोनी फिश हो जाता है, मांगूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उभयचर में आ जाएगा, यहाँ पर उभयचर आ जाएगा। उभयचर में हम जानते हैं मेढक, मेढक में क्या होता है, अमोनियाकृत उत्सर्जन होता है। ठीक है, अमोनियाकृत उत्सर्जन होता है। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, ये सब जो होता है ये सब में अमोनियाकृत उत्सर्जन ही होता है। उभयचर में हो गया, पहला हम यहाँ क्या रखें, बोनी फिश होता है, रेहू मांगूर। उसके बाद प्रोटोजोआ में हो जाता है, प्रोटोजोआ में हो जाता है। उसके बाद किस में हो जाता है, पेरीफेरा में हो जाता है, पेरीफेरा में हो जाएगा। उसके बाद किस में हो जाएगा, ऑर्थोपोडा में हो जाएगा, ऑर्थोपोडा में हो जाएगा। उसके बाद किस में हो जाएगा, मोलस्का में हो जाएगा। तो आगे जब इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रोटोजोआ में कौन सा उत्सर्जन, अमोनियाकृत, पेरीफेरा में अमोनियाकृत, उसके बाद क्या कहते हैं, पेरीफेरा में अमोनियाकृत, ऑर्थोपोडा में अमोनियाकृत, मोलस्का में अमोनियाकृत, बोनीफिश में अमोनियाकृत, ये सब में अमोनियाकृत हो जाता है। उसके बाद अगला आता है यूरिकोटेलिक, उसके बाद यूरियोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या होता है, तो इसमें उत्सर्जन के रूप में क्या निकलेगा, तो यूरिको नाम है तो यूरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। और इसमें यूरिक एसिड जो निकलता है इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। इसका सरीसृप हो जाएगा, जितना भी सरीसृप होता है सरीसृप में हो जाएगा, कीट में हो जाएगा, पक्षी में हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाता है। यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक में उत्सर्जन के रूप में यूरिया निकलता है। क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। अब यूरिया किस में निकलता है, जैसे हम लोग हो जाते हैं, मानव में यूरिया निकलता है, शेर में निकलता है, ठीक है, खरगोश में निकलता है, जितने भी जीव है इस सब में निकलता है। यहाँ जीव बोले तो हम लोग के ग्रुप के जो जीव होते हैं उच्च प्रकार के श्रेणी में यूरियोटेलिक निकलता है, गाय में, भैंस में, घोड़ा में, ये सब में क्या होता है, यूरियोटेलिक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अमोनियाकृत में देख रहे थे पेरीफोरा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, बोनीफिश, इस सब में निकल रहा था अमोनिया। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड निकल रहा था सरीसृप में, कीट में, पक्षी में। उसके बाद यूरिकोटेलिक में यूरिया निकलता है, तो इसमें मानव हो गया, शेर हो गया और खरगोश हो गया, तो ये सब में ये निकलता है। अगला देखिए क्या होता है, इसके आगे हम देखिए अब आ जाता है उत्सर्जन के मुख्य अंग जो होता है किडनी होता है। अब क्या होता है, किडनी हो जाता है। अब उत्सर्जन तंत्र मानव शरीर में किडनी होता है, किडनी के अलावा देखिए और क्या क्या होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन अंग काम करता है उत्सर्जन में। तो उत्सर्जन में जो अंग काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन होता है। पहला तो किडनी हो गया, दूसरा कौन हो जाता है, मूत्रनली हो जाता है, तीसरा कौन हो जाता है, मूत्राशय भाग लेता है उत्सर्जन में। उसके बाद चौथा क्या होता है, मूत्र मार्ग भाग लेता है। ये सब उत्सर्जन में भाग लेने वाले प्रमुख अंग तंत्र हैं।
ठीक है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है किडनी। हम किडनी के बारे में समझेंगे और किडनी में ही ये सारा चीज़ आएगा, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते जाएंगे। अब थोड़ा किडनी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। हमारे शरीर में किडनी कितना होता है, एक जोड़ी किडनी होता है। ये रीढ़ के हड्डी के आसपास ही होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है, मतलब नंबर ऑफ किडनी की संख्या 2 होता है। और कितने जोड़ी होता है, तो एक जोड़ी किडनी हमारे शरीर में पाया जाता है। वृक्क की आकृति कैसा होता है, सीम का बीज देखे होंगे वैसा होता है, या काजू के जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, काजू के जैसा होता है। ठीक है, किडनी का वेट कितना होता है, 125 ग्राम से लेके 170 ग्राम हो जाता है। वृक्क का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछ चुका है। वृक्क का निर्माण या किडनी का निर्माण कहाँ होता है, जब भ्रूण बनता है तो भ्रूणीय मीसोडर्म जो होता है, भ्रूणीय मीसोडर्म होता है, उसमें किडनी का निर्माण होता है। और किडनी का कलर कैसा होता है, आप देख सकते हैं इमेज में, हम जब दिखाएंगे लास्ट में, तो गहरे लाल होता है। क्यों लाल होता है, क्योंकि इसमें हमेशा ब्लड रहने के कारण ये लाल होता है। तो किडनी का हम देख सकते हैं कैसा साइज होता है, सीम का आकार का होता है या काजू के जैसा होता है। इसमें का लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, हाइट या मोटाई बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, कलर गहरा होता है, गहरा लाल होता है। और भ्रूणीय मीसोडर्म में ही निर्माण होता है किडनी का। ठीक है, अब देखिए किडनी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसका काम होता है किडनी का। देखिए किडनी का क्या काम होता है, सबसे पहला तो हमारे शरीर में पानी का संतुलन करता है। क्या करता है, पानी का संतुलन का काम क्या करता है, किडनी का काम है। उसके बाद रक्त को छानने का काम करता है, ध्यान रखिएगा क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। यहाँ पे नोट में याद रखिएगा, ब्लड को साफ करने का काम करता है, लेकिन शुद्ध करने का जो काम होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, वो कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। देखिए छानना और शुद्धिकरण में क्या अंतर है, फेफड़ा में रक्त में CO2 को बाहर निकलता है फेफड़ा, और ऑक्सीजन को रक्त में मिलाता है, इसलिए हम वहाँ पे शुद्धिकरण कहते हैं। मतलब कि गैस का आदान प्रदान करने की दृष्टि से फेफड़ा को हम कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण करने वाले अंग। लेकिन किडनी क्या होता है, रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ का निकालना या छानना, इसी को कहते हैं रक्त का निस्पंदन या रक्त का छानना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो फेफड़ा करता है, लेकिन छानने का काम करता है किडनी करता है। ठीक है, उसके बाद किडनी में इरेथ्रोसाइट पाया जाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करके RBC बनाने में भी मदद करता है। जब क्या होता है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, या जब किसी को कोई ब्लड दे देता है, तो हमारे शरीर में ब्लड घट जाता है, और ब्लड को स्पीड में बनाने के लिए किडनी क्या करता है, किडनी में ही पाया जाता है जिसको कहते हैं पलीहा। किडनी के ही पास पाया जाता है पलीहा, जो RBC को निर्माण करने में मदद करता है। उसके पश्चात क्या होता है, पलीहा में हमेशा 1 यूनिट ब्लड, कितना, 1 यूनिट ब्लड जो होता है, 1 यूनिट ब्लड हमेशा स्टोर रहता है। क्या रहता है, स्टोर रहता है। किडनी हमेशा स्टोर करके रखता है, और इमरजेंसी में ये क्या करता है, रक्त को बनाने का काम करता है, RBC को बनाने का काम करता है। उसके बाद किडनी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होता है, न्यूरॉन कौन होता है, तो न्यूरॉन जो होता है, जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कोशिका या तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन किडनी की सबसे छोटी कोशिका या किडनी के अंदर सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटा यूनिट जो होता है, वो कौन होता है, तो नेफ्रॉन होता है। फिर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, और नेफ्रॉन कैसे ब्लड को साफ करने का काम करता है। ठीक है, हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होता है 1.2 मिलियन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1.2 मिलियन के आसपास पाया जाता है। और नेफ्रॉन का खोज कौन किया था, विलियम हॉर्वे ने किया था, और विलियम हॉर्वे ही ने रक्त के बारे में भी बताया था। इतना चीज़ याद रहेगा। उसके बाद क्या होता है, नेफ्रॉन रक्त को छानने का भी काम करता है। वैसे कहता है कौन रक्त को छानता है, तो किडनी, लेकिन किडनी में कौन छानता है, तो नेफ्रॉन छानने का काम करता है। इतना याद रहेगा। अब हम किडनी के बारे में आगे स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए किडनी में क्या होता है, तो किडनी के जो बाहरी भाग होता है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, और किडनी के अंदर वाला जो भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में ही नेफ्रॉन पाया जाता है।
कहाँ, कॉर्टेक्स, मान लेते हैं ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, और इसी बीच में पाया जाएगा कौन, नेफ्रॉन पाएगा। नहीं तो याद रखिएगा CNM, C से कॉर्टेक्स, N से नेफ्रॉन, M से मेडुला। कॉर्टेक्स रहेगा बाहर, बीच में रहेगा नेफ्रॉन, अंदर में रहेगा मेडुला, याद रहेगा। सबसे बाहर कॉर्टेक्स, बीच में नेफ्रॉन और सबसे अंदर में रहेगा मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में ही पाया जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है सारा चीज़ को यहाँ पे समझना। देखिए सबसे पहले याद यहाँ पे रखना होता है कि किडनी में क्या क्या रहता है। यहाँ पे देखिए किडनी के पास में सबसे पहले बाहर वाला जो आवरण होता है किडनी का, ये इसको रेनल पेल्विस का कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बाहर वाला, ये ऐसे बाहर से पूरा आवरण जैसे ही रहता है, वसा या कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है। ये रेनल पेल्विस का क्या होता है, ये रेनल पेल्विस का आवरण होता है, ठीक है। ये बाहर से रेनल पेल्विस का आवरण रहता है, ये जो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अंदर में होता है, ये जो होता है इसी को कहते हैं रेनल पेल्विस। ये जो यहाँ पे आपका ब्राउन कलर या हल्का हल्का ब्राउन दिखाई दे रहा है, यही होता है रेनल पेल्विस। क्या होता है, रेनल पेल्विस, पेल्विस, रेनल पेल्विस होता है। अब देखिए ये रेनल पेल्विस क्या होता है, इसी रेनल पेल्विस में जब किडनी छान देता है सारा चीज़ को, मतलब ब्लड को, तो ब्लड से अवशिष्ट पदार्थ से जो निकलता है, यहीं पे रेनल पेल्विस में ही स्टोन जमा होता है किडनी में, और इसी को हम किडनी का स्टोन या किडनी का पथरी या वृक्क का पथरी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पथरी होता है, ये पथरी किसका बना होता है, तो ये पथरी जो बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, ठीक है, याद रहेगा। किडनी के यहाँ वाला जो भाग होता है रेनल पेल्विस होता है, ये वाला जो भाग, और इसी में पथरी पाया जाता है जिसको किडनी का पथरी या वृक्क का पथरी या वृक्क का पत्थर या किडनी स्टोन भी कहते हैं। इस स्टोन जो होता है बना, बताए थे, कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। अब देखिए इस पत्थर को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है लिथोट्रॉप्सी होता है। इसको क्या कहते हैं, लिथोट्रॉप्सी विधि द्वारा इस स्टोन को तोड़ा जाता है रेनल पेल्विस में, और उस विधि को कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव से तोड़ा जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे वेव छोड़ा जाता है जिसका नाम होता है अल्ट्रासोनिक वेव, और जो विधि से यूज किया जाता है उसको लिथोट्रैप्सी या लिथोट्रैप्सी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहते हैं कि हम लेजर लाइट से अपना ऑपरेशन करा लेंगे, यही लेजर लाइट से इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहीं पे देखिए, यहाँ पर देखिए आप मेडुला, ये अंदर वाला जो भाग है ये मतलब ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, बहुत सारी संरचना रहता है। तो ये अंदर वाला जो भाग है इसी को कहा जाता है मेडुला, ठीक है। और ये मेडुला के बाहर वाला भाग, ये सब भाग है, ये सब भाग है, यहाँ पे दिखाया गया है, उसी को कहा जाता है कॉर्टेक्स। देख रहे हैं कॉर्टेक्स, अगर हम यहाँ देखें, देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे देखें ये नेफ्रॉन, ये मेडुला है, ये मेडुला के बाहर वाला जो भाग होता है, बहुत सारा नाम है इसलिए अलग अलग लिखा गया, बाहर वाला जो भाग होता है इसी को कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर वाला भाग है मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में ये आपको धागे 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 जैसी पतली संरचना दिख रही है ऐसे, इसी को कहते हैं हम क्या, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रेनल पेल्विस, ये वेन होता है, यहाँ पे हो जाता है आपका, एक हो जाता है वेन, उसके बाद हो जाता है आर्टरी, एक होता है धमनी रहता है, एक रहता है सिरा, ठीक है। इसमें एक धमनी जाता है, एक सिरा जाता है, ठीक है। उसके बाद यही जो होता है यूरेथ्रा कहलाता है, यूरेथर जिसको कहते हैं हम क्या चीज़, मूत्रवाहिनी, क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, ये जो है यही है मूत्रवाहिनी, ठीक है। उसके बाद किडनी के अंदर में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ये संरचना रहती है, इसी को कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है, हाइलम, क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। हम फिर से लिख देते हैं इसको, ये बाहर वाला, अंदर वाला भाग मेडुला होता है, ये बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स हो जाता है, ये वाला भाग रेनल पेल्विस हो जाता है, यहाँ वाला जो भाग होता है इसी को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेनल पेल्विस देख लिए, रेनल कैप्सूल क्या होता है, तो ये बाहर वाला जो होता है यही हो जाता है आपका रेनल कैप्सूल,
रेनल कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स को हिंदी में कहीं पर बलपूट या संपुट बोला जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, यहाँ पे आपको हम दिखा सकते हैं, ये वाली संरचना देख रहे हैं आप, ये बाहर वाला, इसी को कहा जाता है वेलिनाई की वाहिनिकाएं। किसको कहा जाता है? वेलिनाई की वाहिनिकाएं या वाहिनिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो इतना चीज हम देख लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधा सीधा बताते हैं, ये आ जाता है आपका मूत्र वाहिनी। हम इस फोटो को हटा के अगला फोटो हम देखने की कोशिश करेंगे, तो ये होता है फोटो आपका नेफ्रॉन का। ये किसका है? नेफ्रॉन का, ठीक है। अब देखिए इसको हम सीधा सीधा समझते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये रहता है, दो वेन आता है, ठीक है। ऐसे दो, एक धमनी और एक सिरा मान लेते हैं। एक धमनी आ गया और एक सिरा आ गया, और किडनी ऐसे बन गई, किडनी ऐसे बन गई, और यहाँ से ही जुड़ा होता है आपका, ये यहाँ से जुड़ा होता है मूत्र वाहिनी, ठीक है। जब मूत्र वाहिनी आगे बन जाती है तो ऐसे रहता है, मूत्र वाहिनी आगे जाके जुड़ जाता है, ऐसे जो जुड़ा होता है इसी को कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। अब देखिए मूत्राशय में क्या होता है, तो यहाँ पे एक पाइप जैसी संरचना रहती है। ये मूत्राशय का फुल पावर कैपेसिटी कितना होता है? 600 ml यूरिन को जमा रखेगा। कितना? 600 ml यूरिन को जमा रखने का ये काम करता है। उसमें क्या होता है कि जब इसमें 300 ml या 250 ml यूरिन भरता है तो यूरिनेशन या मूत्र लगने की क्रिया आने लगती है। फुल नहीं भरेगा, यहाँ पे इसका लगा रहता है, हाफ ही भरेगा, आधा ही भरने के बाद यूरिनेशन की क्रिया मानव में जगने लगती है, ठीक है। यूरिनेशन की क्रिया मानव में जगने रहती है, लेकिन इसका फुल कैपेसिटी 600 ml होता है, लेकिन आधा 200 से 250 से 300 भरेगा, आपको हाईली यूरिनेशन या मूत्र की क्रिया लगने लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ऐसे 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 घिरा रहता है। हम बोल सकते हैं कि ये एक पाइप है, और पाइप में ऐसे 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 घिरा रहता है, और यहाँ से ये मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। कहाँ से जुड़ा रहता है? ये ब्रेन में जुड़ा रहता है, ठीक है। और यही सूचना क्या होता है, ब्रेन को देता है कि यूरिन 250 ml भर गया, आपको यूरिनेशन की क्रिया करनी है, ठीक है। और ये जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हम बोल रहे थे पूरा यूरिनरी ब्लेडर था, ठीक है, मूत्राशय था, और मूत्राशय से ये पाइप जुड़ा रहता है जो मूत्र नली से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये मूत्र नली हो जाता है, ये मूत्र मार्ग हो जाता है, ये बाहर वाला भाग मूत्र मार्ग हो जाता है। तो ये मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। अब होता क्या है कि बच्चा का ये जो रहता है, ये जो बंद होने वाला रहता है, ये पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसलिए इसमें ब्लड भरेगा, ब्लड नहीं सॉरी, इसमें जैसे ही यूरिन भरेगा तो बच्चा क्या होता है, यूरिन कर देता है, पेशाब कर देता है, ठीक है। उसके बाद पहला तो बच्चा वाला हो गया। दूसरा कंडीशन होता है बूढ़ा होने पर। जब शरीर बूढ़ा होता है तो ये जो है, ये बल्ब हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के पश्चात ये बल्ब पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। माइंड को तो सूचना देता है, लेकिन उतनी स्पीड से फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगर खुला है तो खुला ही रह जाता है, बंद होल है तो जल्दी खुलता नहीं है। उसी में क्या होता है कि बूढ़ा होने पर भी आदमी को बिना कहे या बिना जाने ही यूरिन हो जाता है, पेशाब हो जाता है। उसके बाद तीसरा कंडीशन होता है कि जब आदमी नशा कर लेता है या कभी पी लेता है, उसकी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो सही तरह से काम नहीं करता, ये जुड़ा होता है मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है, जो सही तरह से काम नहीं कर पाता है नशे के स्थिति में। तो फिर ये क्या होता है, सही से बंद या खुल नहीं पाता है, तो नशा में भी आदमी पेशाब कर देता है, ठीक है। तो ये आपका यूरिन का काम, किसका काम था, यहाँ पे मूत्राशय का या मूत्र नली का वर्क हम देख लिए, ठीक है। अगला देखिए क्या होता है, ये आपका नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन क्या होता है, तो ये नेफ्रॉन जो होता है, हम बोले थे किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई ही नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नेफ्रॉन की संरचना एक जटिल जैसी संरचना आपको बुझाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो नेफ्रॉन जो होता है, ये सबसे अंदर बाहर वाला जो भाग होता है, ये आपको दिख रहा होगा, रुकिए,
ये जो दिख रहा है इसी को कहा जाता है बोमन शैम्पूट या बोमन कैप्सूल, ठीक है। और अंदर में लाल लाल जैसी देख रहा है, लाल लाल में छन्ना जैसी संरचना रहता है, महीन महीन छन्ने जैसी संरचना रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये छानने का काम करता है, ये छन्ना जैसी संरचना होती है, उसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखिए पहला हम पूछे थे कि रक्त को छानता कौन है, किडनी, उसके बाद पूरे किडनी में कौन छानता है, तो नेफ्रॉन। पूछेगा नेफ्रॉन में भी कौन छानता है, तो यही ग्लोमेरुलस ही रक्त को छानने का काम करता है। उसके बाद देखिए ये जो है इसको कहते हैं, जैसे एफरेंट एट्रॉयल जो होता है इसको अभिवहन नलिकाएं कहती है, इसी से ब्लड अंदर आता है। ब्लड आने के बाद ये ग्लोमेरुलस इसको छान देता है, और छानने के बाद अभिवहन इसको लाता है, और अभिवहन लाने के पश्चात ग्लोमेरुलस में छना जाता है, अपवहन के द्वारा ये रक्त छनाने के बाद बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये छानने के बाद बाहर निकल जाता है, और यहाँ से जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो नहीं छनाता है 100%, फिर ये बाहर आ जाता है। ये तीर जैसा लग रहा है, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे आता है, और फिर यहाँ से जुड़ा होता है, आपका नसें जुड़ी होती है, और वहाँ से फिर क्या होता है, शरीर के विभिन्न भाग में पहुँच जाता है। ये जो होता है इसी को कहते हैं PCT, मिटाते हैं, ये जो होता है इसको कहते हैं PCT। और यहाँ जो होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट में जो होता है ये, इसको कहते हैं DCT। PCT जो होता है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्कुलेटेड ट्यूब, क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्कुलेटेड ट्यूब। और DC जो होता है इसको कहते हैं डायस्टेल कॉन्कुलेटिव ट्यूब, क्या कहते हैं, डायस्टेल, इसको लिख देते हैं डायस्टेल कॉन्कुलेटिव ट्यूब, कॉन्कुलेटिव ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। तो ये PCT और DCT, क्वेश्चन पूछता है कि PCT किस अंग का भाग है, तो किडनी का भाग या नेफ्रॉन का भाग है, DCT किसका भाग है, किडनी का है या नेफ्रॉन का भाग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लूप जैसी संरचना बनती है, इसी को कहते हैं हेनली का लूप। हेनली वैज्ञानिक का नाम था, इसी ने खोजा था, इसलिए इसका नाम हेनली का लूप कहा जाता है। ये डायरेक्शन है फिल्ट्रेशन का, किसका डायरेक्शन है, फिल्ट्रेशन का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा याद रखना कि क्या क्या होता है इसमें, ग्लोमेरुलस होता है, अभिवहन वाहिनिकाएं होता है, अपवहन होता है, उसके बाद PCT होता है, DCT होता है, ये DCT हो गया, उसके बाद ये हेनली का लूप हो जाता है, ठीक है। और यहीं से यही सारी प्रक्रिया के बाद ये छनाता है। जब हम इसका वर्क देखेंगे पूरा तो सब के बारे में पढ़ेंगे, PCT क्या होता है, DCT क्या होता है, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, अभिवहन क्या करता है, अपवहन क्या करता है, और कैसे क्या होता है। तो कल के क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग का अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, उसके बाद जो भी इसमें कमी आएंगे उसको बताइए, हम और सुधार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सेल्फ स्टडी को देखते रहिए, और सेल्फ स्टडी को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करिए और आगे बढ़ाइए और दूसरे को शेयर करके दीजिए, क्योंकि हम इस पे आपको पूरा बायोलॉजी का डिटेल से पूरी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम में आपका सारा PDF हम भेज दिया करेंगे। हाथ लिखित नोट आपको भेजेंगे, हाथ से लिखा हुआ नोट भेजेंगे, जितना पढ़ाए हैं एक एक चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आगे शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद। सेल्फ स्टडी की तरफ से आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।